इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी के कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब जूलियन मेंटल की कहानी है, एक बेहद कामयाब वकील। बिल्कुल, जो मतलब सफलता की शिखर पर तो पहुंचता है, लेकिन वो काम का तनाव, प्रेशर, उसमें अपनी सेहत, अपना सुकून सब खो देता है। यहाँ तक कि एक दिन भरी अदालत में उसे हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ, और यही चीज उसकी जिंदगी बदल देती है ना। बिल्कुल, वो फिर अपनी महंगी फरारी, अपना घर, सब कुछ बेचकर जीवन के असली मतलब की तलाश में निकल पड़ता है। भारत आता है, हिमालय। हाँ, हिमालय की वादियों में, और वहां उसकी मुलाकात होती है शिवन के कुछ रहस्यमयी संतों से। वही उससे जीवन जीने की असली कला सिखाते हैं। तो आज हम उसी ज्ञान के सार को, उसके निचोड़ को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर वो जो 7 शाश्वत गुण बताए गए हैं। हाँ, एक प्रकाशित जीवन के लिए, मतलब एक सार्थक भरपूर जीवन। और किताब इन्हें एक बड़ी अनोखी, एक रूपक कथा, एक कहानी के जरिए बताती है। हाँ, वो कहानी बड़ी मजेदार है। उसमें एक एक जादुई सा बगीचा है, फिर एक ऊंचा सा लाइट हाउस, एक बहुत बड़ा सुमो पहलवान जो सिर्फ एक पतले गुलाबी तार से ढका है। हाँ, और उसके हाथ में एक सुनहरी स्टॉपवॉच है, पास में पीले गुलाब महक रहे हैं। और ये सब एक हीरे जड़े रास्ते पर हो रहा है। बिल्कुल, और हर चीज का, हर प्रतीक का अपना एक गहरा मतलब है। तो चलिए फिर इस कहानी के सिंबल्स को एक-एक करके खोलते हैं, डिकोड करते हैं और उनके पीछे जो सिद्धांत छिपे हैं उन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस जादुई बगीचे से। ये किसका प्रतीक है और इससे हमें क्या सीखना है? देखिए, वो जो हरा भरा सुंदर बगीचा है, वो असल में हमारे मन का प्रतीक है, हमारा माइंड। अच्छा। और यहाँ सबसे बड़ा सबक, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे विचारों की गुणवत्ता ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। मतलब जैसी सोच वैसी जिंदगी। बिल्कुल, अगर हम अपने इस मन रूपी बगीचे की ठीक से देखभाल करें, उसमें अच्छे, पॉजिटिव, रचनात्मक विचारों के बीज बोएं, उन्हें सींचें, तो ये बगीचा हमारी उम्मीद से कई ज्यादा खिलेगा, फलेगा, फूलेगा। और अगर हम ऐसा ना करें तो, मतलब ध्यान ना दें तो फिर क्या होगा? जैसे किसी बगीचे को छोड़ दो तो उसमें घास फूस, खरपतवार उगाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ही मन में चिंता, डर, अतीत को लेकर पछतावा, भविष्य की फिक्र, ये सब नेगेटिव विचार घर कर लेते हैं। और ये जहरीली खरपतवार की तरह है। हाँ बिल्कुल, ये मन की शांति छीन लेते हैं, हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं। किताब में संत तो यहाँ तक कहते हैं कि चिंता तो चिता समान है, वो धीरे धीरे हमारी जीवन शक्ति को जला देती है। ओह, ये तो वाकई मतलब सोचने वाली बात है कि हम अपने मन के बगीचे में क्या उगा रहे हैं। अच्छा, किताब में मन पर काबू पाने के, इस बगीचे को संवारने के कुछ तरीके भी बताए हैं। हाँ, कुछ बहुत प्रैक्टिकल तकनीकें दी गई हैं। एक है गुलाब का हृदय या द हार्ट ऑफ द रोज। वो क्या है? इसमें एकाग्रता बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए एक ताजे गुलाब के बिल्कुल केंद्र पर, उसके हार्ट पर ध्यान लगाना होता है। अच्छा। शुरू में मन भटकेगा जरूर, इधर उधर जाएगा, लेकिन अभ्यास से, प्रैक्टिस से धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता है। ठीक है। और दूसरी तकनीक है विरोधी सोच, यानी ऑपोजिशन थिंकिंग। इसका फंडा ये है कि हमारा मन एक बार में एक ही विचार पर ठीक से फोकस कर सकता है। तो जैसी ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए, उसे तुरंत एक पॉजिटिव, एक पावरफुल विचार से बदल देना है, रिप्लेस कर देना है। दिलचस्प। और एक तीसरी तकनीक भी थी शायद, झील का रहस्य, जिसमें अपने लक्ष्यों को सच होता हुआ दिखने की कल्पना करने को कहा गया है, विजुअलाइजेशन। हाँ, द सीक्रेट ऑफ द लेक। वो इसलिए क्योंकि हमारा मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों में सोचता है, इमेजिन्स में। तो जब हम अपनी इच्छाओं को, अपने गोल्स को सच में होता हुआ अपने मन की आंखों से देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो ये तीनों तकनीकें मतलब मन के बगीचे को साफ रखने, कंट्रोल में रखने और उपजाऊ बनाने के टूल्स हैं। बिल्कुल। और फिर आप हर हाल में, हर सिचुएशन में मौके देखना सीखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। जैसे वो मल्लिका चंद की कहानी थी ना किताब में, जिसने जले हुए स्कूल में भी एक अवसर देखा। हाँ, याद है। तो मन के बगीचे को संवार लिया। इसके बाद कहानी हमें एक ऊंचे लाइट हाउस की तरफ ले जाती है। अब मन शांत है, फोकस्ड है, तो दिशा का क्या महत्व है? देखिए, मन शांत हो गया, केंद्रित हो गया, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब इस शांत और केंद्रित मन को लगाना कहाँ है,
किस दिशा में? हाँ, ये सवाल तो है। यही लाइट हाउस का रोल आता है। वो जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य, एक क्लियर पर्पस के महत्व का प्रतीक है। बिना मकसद के जिंदगी एक ऐसी नाव की तरह है जिसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। सही बात। किताब में कहा भी गया है, कोई तीरंदाज उस निशाने पर तीर कैसे मारेगा जो उसे दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल। इसी किताब में धर्म कहा गया है। धर्म मतलब रिलीजन वाला धर्म? नहीं, यहाँ धर्म का मतलब है जीवन का उद्देश्य, आपका यूनिक पर्पस, वो काम जिसे करने के लिए आप बने हैं। अच्छा, लाइफ पर्पस। और किताब कहती है कि सच्ची खुशी इसी पर्पस को फॉलो करने में है। हाँ, सच्ची खुशी और संतोष तब मिलता है जब हम अपने अंदरूनी उद्देश्य, अपने धर्म के हिसाब से जीते हैं और लगातार उसके तरफ बढ़ते रहते हैं। और ये उद्देश्य सिर्फ पैसा या शोहरत कमाना नहीं है। ये आत्मज्ञान पाना हो सकता है, मानसिक शांति हासिल करना या किसी कला में महारत हासिल करना, कुछ भी हो सकता है। उपलब्धि जरूरी है, पर उसका मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। तो अपने जीवन का लाइट हाउस यानी अपना उद्देश्य कैसे खोजें और फिर उसकी तरफ बढ़ें कैसे? किताब क्या कहती है इस बारे में? शिवॉन के संत लक्ष्य तय करने पर, गोल सेटिंग पर बहुत जोर देते हैं। इसके लिए एक 5 स्टेप मेथड बताया गया है। 8 स्टेप मेथड क्या है वो? पहला, अपने लक्ष्य की एकदम साफ तस्वीर अपने मन में बनाइए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, वो कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा, एकदम क्लियर पिक्चर। ठीक है, विजुअलाइजेशन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा, खुद पर थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर बनाइए, जैसे अपने लक्ष्य के बारे में किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार वाले को बता दीजिए। इससे आपकी कमिटमेंट बढ़ जाती है। अच्छा, पब्लिक कमिटमेंट जैसा। तीसरा, हर लक्ष्य के साथ एक टाइमलाइन जोड़िए, एक डेडलाइन, और उसे लिख लीजिए। शायद एक ड्रीम बुक बना लें जिसमें अपने सारे लक्ष्य लिखें। लिखने से चीजें ज्यादा रियल लगती हैं ना? बिल्कुल। चौथा कदम है 21 का जादुई नियम, मैजिक रूल ऑफ 21। हाँ, ये सुना है। इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि किसी भी नई आदत को पक्का करने के लिए या किसी व्यवहार को बदलने के लिए उसे कम से कम 21 दिन तक लगातार करना होता है, बिना नागा किए। 21 दिन? हाँ, इतने टाइम में वो चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे न्यूरल पाथवे में जमने लगती है। और 5वां कदम, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो क्या है? वो है पूरी प्रक्रिया का आनंद लेना। एन्जॉय द जर्नी। खुशी सिर्फ मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, उस रास्ते पर चलने में भी है। सही बात है। और अपने पैशन को पहचानना, जिस काम से आपको प्यार है उसे ढूंढना और उसमें अपनी सारी एनर्जी लगा देना, ये सफर को और मजेदार बना देता है। ठीक है, तो लक्ष्य तय हो गया, उस तरफ बढ़ने का जुनून भी है। अब अगला सवाल यह है कि इस यात्रा के लिए खुद को तैयार कैसे करें? यहीं पर कहानी में वो विशाल सूमो पहलवान आता है। वो किसका प्रतीक है? वो जो विशाल सूमो पहलवान है, वो काइजन के सिद्धांत का प्रतीक है। काइजन, ये जापानी शब्द है शायद। हाँ, ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है निरंतर और कभी न खत्म होने वाला सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अच्छा। यहाँ मूल संदेश ये है कि बाहरी दुनिया में अगर आप स्थायी सफलता चाहते हैं तो उसकी नींव आपके अंदरूनी सुधार पर टिकी होती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर। मतलब खुद पर लगातार काम करना। हाँ, अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा, इस त्रिमूर्ति को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करना ही काइज़ेन है। सेल्फ मास्टरी, खुद पर काबू पाना। जैसे किसी ने कहा था, वही इंसान आजाद है जो खुद का मालिक है। इसमें डर पर काबू पाना भी शामिल है। किताब कहती है, डर सिर्फ एक वहम है। निश्चित रूप से डर पर जीत हासिल करना काइज़ेन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हिम्मत बढ़ाना, अपनी कमजोरियों का सामना करना, उन कामों को करना जिनसे हम डरते हैं या झिझकते हैं, ये सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का हिस्सा है। जैसे आप पुशअप्स करते हैं और अपनी लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ती है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही रोजाना खुद को अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकालने से हमारा विकास होता है। अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना, यही असली तरक्की है। किताब में वो पिता, पुत्र और ग्लोब वाली कहानी भी शायद यही बताती है कि जब इंसान खुद को ठीक कर लेता है तो उसकी दुनिया अपने आप ठीक हो जाती है। हाँ, बिल्कुल वही। और काइज़न को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए किताब में कुछ खास अनुष्ठानों यानी रिचुअल्स का भी जिक्र है। अच्छा, जैसे? हाँ, 10 रेडिएंट लिविंग के अनुष्ठान बताए गए हैं। ये असल में अच्छी आदतें हैं जो हमें खुद को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इनमें कुछ खास हैं, जैसे एकांत का अनुष्ठान,
मतलब अकेले रहना। हाँ, रोज कुछ समय शांति और खामोशी में बिताना, ताकि हम खुद से जुड़ सकें, अपने अंदर झांक सकें। फिर है शारीरिकता का अनुष्ठान। यानी एक्सरसाइज वगैरह। हाँ, नियमित व्यायाम, योग, गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस, शरीर का ध्यान रखना। फिर जीवित पोषण का अनुष्ठान, जीवित पोषण? मतलब ताजे फल, सब्जियां, अनाज जैसा सात्विक लाइव फूड खाना। अच्छा, हेल्दी ईटिंग। जी और ज्ञान और सोचने विचारने का भी कुछ है? बिल्कुल, प्रचुर ज्ञान का अनुष्ठान यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमेशा सीखते रहना, अच्छी किताबें पढ़ना और जो सीखा है उसे अमल में लाना। और एक है व्यक्तिगत चिंतन का अनुष्ठान। रोज रात को सोने से पहले दिन भर आपने क्या किया, क्या सोचा, आपका व्यवहार कैसा रहा, इसका मूल्यांकन करना, ताकि आप अगले दिन और बेहतर कर सकें। ये सब तरीके हैं काइज़न को प्रैक्टिस करने के। हाँ, ये आदतें बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। अब ये निरंतर सुधार की प्रक्रिया है काइज़न। जी, इसमें तो इच्छा शक्ति, विल पावर की बहुत जरूरत पड़ती होगी। बहुत ज्यादा। कहानी में वो जो सुमो पहलवान है, उसके शरीर पर एक गुलाबी तार लिपटा हुआ है, वो किस चीज का प्रतीक है? वो गुलाबी तार आत्मानुशासन और इच्छा शक्ति यानी विल पावर की शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, गुलाबी तार, वो तो कमजोर लगता है। हाँ, देखने में शायद एक पतला तार कमजोर लगे, लेकिन सोचिए जैसे बहुत सारे पतले पतले तार मिलकर एक मजबूत केबल बनाते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। हाँ। वैसे ही रोजाना किए गए अनुशासन के छोटे छोटे काम, छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन मिलकर हमारी इच्छा शक्ति को फौलादी बना देते हैं। वाह। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात कही गई है, अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये सच्ची आजादी का रास्ता है। ये थोड़ा उल्टा लगता है, लोग तो अनुशासन को बंधन ही समझते हैं ज्यादातर। हाँ, लेकिन किताब का तर्क ये है कि अनुशासन हमें परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाता है। ये हमें वो करने की आजादी देता है जो हमारे लिए सही है, बजाय उसके जो बस आसान है या उस वक्त मन को अच्छा लग रहा है। इच्छा शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में जन्म से होती है और किसी में नहीं। इसे बनाया जा सकता है, इसे मजबूत किया जा सकता है, जैसे महात्मा गांधी के जीवन से पता चलता है। सही बात है। और इसकी चाबी है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। तो इससे इच्छा शक्ति रूपी केबल को मजबूत करने के क्या तरीके बताए गए किताब में? कुछ बहुत शक्तिशाली तरीके बताए हैं। एक है मंत्रों का इस्तेमाल करना। मंत्र? पूजा वाले मंत्र? नहीं, यहाँ मतलब है पॉजिटिव अफर्मेशंस। जैसे किताब में एक उदाहरण है, मैं जितना दिखता हूँ उससे कहीं ज्यादा हूँ, दुनिया की सारी ताकत और शक्ति मेरे अंदर है। अच्छा। इस जैसे पावरफुल वाक्यों को दिन में कई बार दोहराना, मन ही मन या जोर से, खासकर तब जब आप खुद को कमजोर या हतोत्साहित महसूस करें। और अगर इसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ें, मतलब मंत्र बोलते हुए खुद को वैसा ही मजबूत और सक्षम महसूस करें, तो इसका असर और बढ़ जाता है। ये तो दिलचस्प है। और रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रैक्टिस करें? रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर वो काम करना जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो जरूरी है। जैसे सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना, या कोई छोटा सा काम जो हम टाल रहे हैं उसे फौरन निपटा लेना। अच्छा, छोटी छोटी चीजें। हाँ, ये छोटे छोटे कदम हमारी विल पावर की मसल को मजबूत करते हैं। एक और बहुत असरदार तरीका है मौन व्रत रखना। चुप रहना। हाँ, कुछ घंटों के लिए या अगर हो सके तो पूरे एक दिन के लिए पूरी तरह से चुप रहने की प्रैक्टिस करना। ये हमारे आत्मनियंत्रण को, सेल्फ कंट्रोल को जबरदस्त तरीके से ट्रेन करता है। वाह। तो इच्छा शक्ति और अनुशासन से खुद को साध लिया। इसके बाद कहानी में सुमो पहलवान को एक सुनहरी स्टॉपवॉच मिलती है। ये समय का प्रतीक है। हाँ, वो चमकती हुई सुनहरी स्टॉपवॉच समय यानी टाइम के प्रतीक के तौर पर आती है। और यहाँ का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य विचार है, वो ये है, समय हमारी सबसे कीमती नॉन रिन्यूएबल संपत्ति है। इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए समय पर महारत हासिल करना ही जीवन पर महारत हासिल करना है। पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ पल वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने टाइम का बहुत सोच समझकर, बहुत बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये ज्यादा घंटे काम करने के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि हम अपना समय किन चीजों पर लगा रहे हैं, सही चीजों पर फोकस करने के बारे में है। इसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं? कुछ रणनीतियां बताई गई हैं जो बहुत काम की हैं। जैसे अपने समय की योजना बनाना, डेली या वीकली प्लानिंग करना कि आप क्या क्या करेंगे। ठीक है। दूसरा, प्राचीन 20 का नियम, जिसे हम 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल। हाँ,
मतलब हमारे 80% नतीजे अक्सर हमारी सिर्फ 20% एक्टिविटीज से आते हैं। तो उन हाई इम्पैक्ट वाली 20% एक्टिविटीज को पहचानना और उन पर अपना ज्यादातर समय और एनर्जी लगाना, ये बहुत जरूरी है। और उन चीजों को ना कहना सीखना जो हमारा समय बर्बाद करती हैं। बिल्कुल। जो टाइम चोर होते हैं, फालतू की मीटिंग्स, गैर जरूरी काम, ध्यान भटकाने वाली चीजें, उनसे सावधान रहना और विनम्रता से उन्हें ना कहना सीखना। और साथ ही एक और जरूरी बात, जीवन को सरल बनाना, सिंप्लीफाई करना। मतलब अपनी जरूरतें कम करना। जितना कम सामान होगा, जितनी कम उलझनें होंगी, उतनी भागदौड़ कम होगी और आपके पास जरूरी चीजों के लिए ज्यादा समय और एनर्जी बचेगी। ये भी सही है। किताब में एक डेथ बेड मानसिकता अपनाने की बात भी कही गई है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, ये क्या है? ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हर दिन को ऐसे जीना जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। ओह अच्छा। जब हम इस नजरिए से सोचते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज अपने आप साफ हो जाती हैं। फिर हम छोटी छोटी बातों में, फालतू चीजों में नहीं उलझते। हाँ, फोकस बदल जाता है। हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वाकई में मायने रखती हैं, हमारे रिश्ते, हमारा योगदान, हमारी आत्मा का विकास। ये मानसिकता हमें टाल मटोल करने से रोकती है और तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। तो समय का सम्मान करने के बाद कहानी हमें खुशबूदार पीले गुलाबों की ओर ले जाती है। ये गुलाब किसके प्रतीक हैं? वो जो खुशबूदार पीले गुलाब हैं, वो निस्वार्थ सेवा के गुण को दर्शाते हैं। सेल्फलेस सर्विस, सेवा। हाँ, यहाँ का मूल सिद्धांत ये है, आपके जीवन की गुणवत्ता, आपकी लाइफ की क्वालिटी अंततः इस बात से तय होती है कि आप दूसरों के जीवन में क्या सकारात्मक योगदान देते हैं। दूसरों की मदद करना, उनकी सेवा करना, इसे सबसे नेक कामों में से एक माना गया है। इससे किताब में स्वयं की बेड़ियों को तोड़ने की प्रक्रिया भी कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम सिर्फ अपने बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने के बजाय दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की मदद के लिए काम करते हैं, तो हम अपने छोटे से मैं की सीमाओं से, अपने अहंकार और स्वार्थ की बेड़ियों से ऊपर उठते हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ पैसा दान करना ही नहीं आता, बल्कि अपना समय देना, अपनी एनर्जी लगाना, अपना कोई हुनर या ज्ञान दूसरों के साथ बांटना, ये सब सेवा है। रोजाना दयालुता के छोटे छोटे काम करना, बिना किसी उम्मीद के, बिना ये सोचे कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, ये सिद्धांत को जीने का तरीका है। इसमें सहानुभूति, एम्पैथी का विकास भी शामिल होगा, दूसरों के दुख दर्द को समझना। निश्चित रूप से दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करना, उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करना। किताब में वो बूढ़ी औरत और छोटी मेज वाली कहानी है ना, वो इसी बात पर जोर देती है। और साथ ही दोस्ती के महत्व को भी अंडरलाइन किया गया है। अच्छे सच्चे दोस्त जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। वो सहारा देते हैं, खुशियां लाते हैं, उनकी देखभाल करना, उनके लिए समय निकालना, उनसे जुड़े रहना, ये भी एक तरह की सेवा ही है। तो मन, उद्देश्य, सुधार, अनुशासन, समय और सेवा, इन 6 गुणों को समझने के बाद कहानी हमें आखिर में हीरे जड़े रास्ते पर ले आती है। ये अंतिम पड़ाव, ये 7वां गुण क्या सिखाता है? वो जो हीरे जड़ा रास्ता है, वो 7वें और शायद सबसे जरूरी गुण का प्रतीक है, वर्तमान क्षण में जीना, लिविंग इन द नाउ। अभी में जीना। हाँ, यहाँ का सार ये है कि खुशी कोई भविष्य में मिलने वाली मंजिल नहीं है, वो एक यात्रा है, एक सफर है, और वो सफर अभी इसी पल में हो रहा है। अतीत जा चुका, भविष्य अभी आया नहीं, हमारे पास असल में सिर्फ ये वर्तमान क्षण ही है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम हमेशा किसी बड़ी फ्यूचर की अचीवमेंट के पीछे भागते रहें। बिल्कुल। बच्चों की हंसी हो, प्रकृति की सुंदरता हो, दोस्तों के साथ अच्छी बातचीत हो, एक कप चाय का स्वाद हो, इन रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह से जीना, उन्हें महसूस करना। भविष्य के लिए योजना बनाना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस योजना के चक्कर में आज की, अभी की खुशियों का गला घोट देना, ये समझदारी नहीं है। किताब में परिवार के महत्व पर भी बहुत जोर दिया गया है। खासकर ये सलाह है, अपने बच्चों का बचपन जिएं। हाँ, जूलियन की अपनी कहानी भी शायद यही सबक देती है, जब वो सफलता के पीछे भागते भागते परिवार से कितना दूर हो गया था। तो को उन अनमोल पलों को पीछे छोड़ देते हैं जो जिंदगी को असली मतलब देते हैं। सही बात है। वर्तमान में जीने का एक और बहुत जरूरी पहलू है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। आभार।
हाँ, जो कुछ भी हमारे पास है, छोटी से छोटी चीज के लिए भी रोजाना आभार व्यक्त करना, शुक्रगुजार होना, इससे हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आता है और हम ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। किताब में वो पीटर और जादुई धागे वाली कहानी भी शायद यही बात समझाती है ना? हाँ, वो कहानी बहुत असरदार है। पीटर को एक जादुई धागा मिलता है जिससे वो जिंदगी के बोरिंग या मुश्किल हिस्सों को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। हाँ। वो हमेशा अगले खुशी के पल का इंतजार करता रहता है, धागे को खींचता रहता है, लेकिन आखिर में उसे एहसास होता है कि उसने तो पूरा जीवन ही जल्दबाजी में निकाल दिया, उसे जिया ही नहीं। ओह। ये कहानी यही सिखाती है कि हर पल कीमती है, हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाता है। हमें जिंदगी को जीना चाहिए, उसे बस दौड़ाना नहीं चाहिए। तो ये थे द मंक हु सोल्ड हिज फरारी के वो 7 शाश्वत गुण, जिन्हें एक बहुत ही यादगार कहानी के जरिए समझाया गया है। मन पर महारत, बगीचा, उद्देश्य का पालन, लाइट हाउस, निरंतर सुधार यानी काइजेन, सुमो पहलवान, अनुशासन, गुलाबी तार, समय का सम्मान, स्टॉप वॉच, निस्वार्थ सेवा, गुलाब, और सबसे जरूरी वर्तमान में जीना, हीरो का मार्ग। संक्षेप में कहें तो संदेश यही है कि इन सिद्धांतों को सिर्फ जानना काफी नहीं है। हाँ, जानना पहला कदम है, पर असली बदलाव तब आता है जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं, इनका लगातार अभ्यास करते हैं। अभ्यास ही कुंजी है। बिल्कुल। और ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आता। जैसा किताब में कहा गया है, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, उसी तरह एक शानदार जिंदगी भी दिन ब दिन, ईंट दर ईंट, छोटे छोटे लगातार प्रयासों से बनती है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। हाँ, लगातार उठाए गए छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अंत में संतों की वो बात हमेशा याद रखने लायक है, जो आपके पीछे है और जो आपके सामने है, वो उसकी तुलना में बहुत छोटा है जो आपके भीतर है। वाह, असली शक्ति हमारे अंदर है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि इन 7 गुणों में से कौन सा सिद्धांत या कौन सी तकनीक उन्हें सबसे ज्यादा अपील करती है, उनके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है। और एक सवाल ये भी कि इस कहानी से प्रेरणा लेकर वो कौन सा एक छोटा सा तुरंत लिया जा सकने वाला कदम हो सकता है जो उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत कर सके।